हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों को पता चल गया थंबनेल से क्या है। हाउ टू ड्रॉ ब्लड विदाउट एनी मिस्टेक। तो मैंने जो पहले दो वीडियो अपलोड किया था, उसका जो एसओपी था ब्लड कलेक्शन का, उसको थ्योरी का जो डिटेल्स था वो मैंने वीडियो पे अपलोड किया। आज का जो वीडियो होना चाहिए उसके वो थ्योरी जो डिटेल्स बताया था उसको जो प्रैक्टिकल है वो पूरी तरह से मैं आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहे और जानिए कैसे एनी मिस्टेक छड़ा और मिनी मिस्टेक नहीं करके हम एसओपी फॉलो करके ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। मैं क्या बताया था, जो भिन्न पंक्चर है उसका एसओपी एसओपी की मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आज जो प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ वो पे क्या बताऊँ, वो एसओपी जो है वो एसओपी मुताबिक जब भिन्न पंक्चर है वो मैं आप करके देखूंगा। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले नेम और रिकॉर्ड रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पेशेंट का नेम क्या है, आपका नाम क्या है? मिंटू मानतो। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिंटू मानतो। एज क्या है? 32 6 में। अब इसको जो टेस्ट है वो भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो डॉक्टर इसको रेफर कर दिए कि जो रेगुलर टेस्ट के अंदर जो यूरिया क्रिएटिन है और सोडियम पोटेशियम उसका टेस्ट करने के लिए बोला है। तो मैं ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या है मुझे यूरिया क्रिएटिन और सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये जो पहली था पेशेंट का जो डिटेल्स था वो मैं रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं रिक्वायर्ड टेस्ट जो था वो भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद एसओपी के मुताबिक क्या था कि जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या टेस्ट है, यूरिया क्रिएटिन और सोडियम पोटेशियम है। तो उसका मुताबिक जो मुझे फाइल लगेगा वो क्या फाइल है, जो क्लॉट फाइल है। तो यहाँ पे मैं ले लिया एक क्लॉट फाइल। ठीक है, एक बार एक क्लॉट फाइल में मुझे क्या करना है, उसका जो नाम है वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे लिख देता हूँ, मिंटू मानतो। उसके साथ एज भी लेना पड़ेगा, एज 32, और जो हमारा लैब आईडी है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे भेन से ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा। तो भेन से ब्लड कलेक्ट करने के लिए क्या बोला था मैंने कि जो हमारा एंटीक्यूबिटल फोसा है वो एंटीक्यूबिटल फोसा में जो आइडियल भेन है एंटीक्यूबिटल भेन, उसे पहले मैंने डिटेक्ट करना पड़ेगा। उसके डिटेक्ट करने के बाद अगर वो प्रोमिनेंट है तो वहां से कलेक्ट कर लिए, नहीं तो जो दूसरे सेफालिक वेन है और बेसिलिक वेन है वहां से मैं कलेक्ट कर लिया। तो मैं फिर देख रहा हूँ कि एंटीक्यूबिटल फोसा ये पे है, ये जो एंटीक्यूबिटल फोसा है ये पे क्या है, एंटीक्यूबिटल वेन में ढूंढूंगी। तो पहले मैं इसे जो रबर बैंड है टूनिकेट बोलते हैं उसके थोड़ा बांध लिया, और पेशेंट जो है उसके मैं बोल रहा हूँ उसको जो फिस्ट है वो मुट्ठी करके या क्लोज करके रखे। फिर देखो जो ये जो वेन है ये एंटीक्यूबिटल वेन है, ये इसका प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये इसका वेन प्रोमिनेंट है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्टेरिलाइज कर रहा हूँ। किस प्रोसेस के, सर्कुलर वे में इनवर्ड टू आउटवर्ड। ठीक है, हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, इसका ब्लड कलेक्ट करूंगी। तो इसीलिए जो मुझे लेना हो वो थोड़ा सा 2 ml या 3 ml का सिरिंज ले लिया। फिर इसे थोड़ा सा पुशिंग कर लिया, फिर ये टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद मैं क्या करूंगी, जो वेन है ये प्रोमिनेंट हो गया तो धीरे से यहाँ पे इंक्लाइन जो स्किन है उसका थ्रू मैं इसे इनपुट करूंगी। फिर जो सिरिंज टिप में ब्लड आ गया फिर मैं इसे पीछे से पुश कर दूंगी। ठीक है, ये थोड़े से आसे तो पेशेंट को बोलूंगी जो मुट्ठी है वो खुल देगा। खुलने के बाद जो मेरा रिक्वायर ब्लड है वो आ गया, ज़्यादा नहीं लगेगा। आने के बाद मैं ऐसे पुश करके टूर्निकेट खोल दूंगी। फिर सिरिंज निकल के पेशेंट को बोलूंगी क्या वो ऐसे तरीके से 5 to 10 मिनट से हैंड को ऐसे दबा के रखें, क्योंकि जो ब्लड है वो नहीं निकले। फिर मैं क्या करना है, जो नीडल है इसको हम रिकैप करेंगे। रिकैप करने के बाद क्या होगा, जो मेरा रिकैप फाइल है उस फाइल पे मैं ये ब्लड ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, तो ये ब्लड ट्रांसफर हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, इसे साइड से अटैच कर देने के बाद थोड़ी देर के लिए ये
रख दूंगी क्योंकि एक क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होने के बाद मैं ये सेंटीमीटर करके रिक्वायर्ड जो टेस्ट है वो परफॉर्म करेगा। तो जो था मैं नीडल को रिकेप कर दिया, तो ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये जो नीडल कटर है हम लोगों का वहां पे डाल के, कोई मैनुअल नीडल कटर है तो मैनुअली हम उसको नीडल को काट देगा। काट देने के बाद ये जो येलो कंटेनर है, येलो कंटेनर में सीरिंज और नीडल जो कैप है डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। ये मैनुअल भी मिलता है और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल हो है, वो नीडल देने के बाद नीडल का सीरिंज बांध कर देता है। तो दो रकम मिल पाएगा, तो मेरे पास मैनुअल है तो इसीलिए मैं मैनुअल में दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा फुल प्रोसेस। अब जो प्लांट है इसको थोड़ा देर में यहाँ पे रखूंगी, रखने के बाद जब ठीक से प्लांट हो जाएगा तब मैं सेंट्रीफ्यूज करके जो सीरम निकलेगा वो सीरम से जो रिक्वायर्ड टेस्ट है यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम पोटेशियम वो परफॉर्म करेंगे। मैंने क्या बताया था, जो मेरा थंबनेल है वो पे क्या था, हाउ टू ड्रॉ ब्लड विदाउट एनी मिस्टेक। तो मैंने तो पूरा प्रोसेस देखा दिया कैसे एसओपी फॉलो करके हम ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। पर जो मिस्टेक है वो मैं बता रहा हूँ। तो मिस्टेक क्या है, पहली बार जो कि मैंने क्या किया, पहली बार जो पेशेंट का रिकॉर्ड डिटेल्स किया, ठीक है। रिकॉर्ड जो पेशेंट का जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड किया। इसका मतलब अगर जो ब्लड कलेक्शन कर रही है यहाँ पे तो मैं ही कलेक्शन कर रही हूँ और थोड़ी देर में मैं ही टेस्ट करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब क्या होता है, कलेक्शन कोई हेमेटोमिस्ट कर रही है और जो लैब में टेस्ट कर रही है वो कोई अलग इंसान है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है, वही पहला मिस्टेक है। क्योंकि अगर जो आपके पास पेशेंट आया है वो पेशेंट का आप जो डिटेल्स है वो ठीक से आप रिकॉर्ड नहीं करते तो प्रॉब्लम होता है। कैसा प्रॉब्लम होता है, ये जो मेरा पास पेशेंट आया था यूरिया क्रिएटिनिन और सोडियम पोटेशियम के लिए, अब जो यूरिया क्रिएटिनिन और सोडियम पोटेशियम का रेंज है वो फीमेल पर्सन के लिए अलग है, मेल पर्सन के लिए अलग है, वो चाइल्ड के लिए अलग है। तो अगर मैं ठीक से पेशेंट का जो डिटेल्स है वो मैं रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है, तो मेल पेशेंट होगा तो उसका नॉर्मल रेंज अलग से होगा, फीमेल पेशेंट का उसका नॉर्मल रेंज अलग से होगा और चाइल्ड का नॉर्मल रेंज अलग से होगा। तो इसीलिए पहले तो मुझे सेक्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पेशेंट कौन सी सेक्स की है, मेल फीमेल या चाइल्ड। उसके बाद जो पेशेंट का हिस्ट्री है वो तो पहला मिस्टेक है। अगर मैं सेक्स ठीक से रिकॉर्ड नहीं करता तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो लैब में टेस्ट करिए उसके जो रिजल्ट आ रही है तो उसके तरफ से अगर उसके पास नहीं है कि वो मेल है फीमेल है तो वो रिपोर्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो मिस्टेक है वो क्या है, पेशेंट का जो हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री मतलब क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री मतलब मैंने पूछा नहीं क्योंकि डॉक्टर के रेफर में जो रिक्विजिशन था वहाँ पे मैं पढ़ लिया था हिस्ट्री क्या है। अगर आपके पास वो डॉक्टर में रिक्विजिशन नहीं है तो आपको पेशेंट को पूछना पड़ेगा जो उसको क्या हुआ, ठीक है। उसको जो डिजीज हिस्ट्री है वो डिटेल्स आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रेफर कर रही है यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम पोटेशियम, ठीक है। इसका मतलब वो पेशेंट जो है उसका पेशेंट में कोई शरीर में कोई एबनॉर्मलिटी था, यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए देखा था मेरा रिक्वेशन वो था, इसीलिए मैं डिटेल्स नहीं पूछा, रिकॉर्ड कर लिया। पर जिसके पास कोई रिक्वेशन नहीं है वो सिर्फ आया है, वो बोला डॉक्टर मुझे करना पड़ेगा तो उसको डिटेल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जो टेस्ट रिजल्ट है वो भी पेशेंट के जो केस हिस्ट्री है उसके रिलेटेड है। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो ये जो यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम पोटेशियम है ये भी नॉर्मल आएगा। अगर पेशेंट का कोई यूरिन में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है तब क्या होगा, जो सोडियम पोटेशियम या यूरिया क्रिएटिनिन है वो एबनॉर्मल आएगा। तो इसलिए जो लैब में टेस्ट कर रही है उसके पता होना चाहिए कि पेशेंट नॉर्मल है या उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटी हो वो कहाँ पे एबनॉर्मलिटी है, तो तब मैं जो रिजल्ट है वो एप्रोप्रिएट तरीके के पेशेंट के पास दे सकता हूँ। ये जो था दूसरा मिस्टेक था। अब तीसरा मिस्टेक क्या है, तीसरा मिस्टेक क्या था, जो मैं टूर्निकेट यूज कर रहा था। अब लोग जब देखोगे वीडियो तो देखेगा जो ब्लड कलेक्शन करने के लिए मैं हार्डली 1 to 2 मिनट टाइम लिया, टूर्निकेट बांधने के बाद 1 to 2 मिनट में मैं कलेक्शन कर लिया। कुछ समय में होता है कि टूर्निकेट बांध देता है, फिर 2 मिनट 3 मिनट लग देता है ब्लड कलेक्शन करने के लिए, वेन ढूंढने के लिए, तो वहां पे वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जो एसओपी के मैं बताया था कि टूर्निकेट में जब अप्लाई कर रहा हूँ और हम लोग जब अप्लाई करेगा उसके विथिन 1 to 2 मिनट के अंदर मुझे ब्लड कलेक्शन कर ले, ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा अगर मैं टूर्निकेट को हाथ में रखूंगी तो क्या होगा, जो ब्लड पूल तो है तो उसके ब्लड में जो सेल है वो थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा, तो वैसे शरीर से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हो गया तीसरा मिस्टेक। तो फोर्थ मिस्टेक क्या है,
जो ब्लड कलेक्शन करने के पहले मैं क्या किया था, सिरिंज को थोड़ा सा पुश अप पुश डाउन किया। अगर सिरिंज में कोई एयर था तो वो निकल गया, ठीक है। तो निकल इसके निकलने के क्या मतलब है, अगर सिरिंज में कोई बबल रह जाएगा और वो बबल वाला सिरिंज अगर मैं वेन पे अप्लाई कर दिया, वो बबल हमारा वेन पे चला गया, तो वो क्या होता है, वो वेसल में जो सर्कुलेशन है वो उसके अंदर गया और हार्ट पे जा सकती है और हार्ट अटैक भी संभावना आ सकती है। तो इसलिए मुझे पुश आउट पुश करने का मतलब क्या है, जो सिरिंज में एयर अगर थोड़ी सी भी रह जाएगी तो वो निकल गया, ठीक है। वो एक मिस्टेक था। और अलग जो मिस्टेक है वो क्या है, आप मैं जब कलेक्शन कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए, मैं जो स्किन था, स्किन की इंक्लाइन में वेन में निडल इंसर्ट किया, फिर कलेक्शन किया। एक तो मैं सपोर्ट पा गया तो स्किन का, तो इसलिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर मैं स्किन के सपोर्ट नहीं लेकर वेन में निडल इंसर्ट कर देता तो आपके वेन पे प्रेशर पड़ जाता, वेन पंचर भी हो सकता है और इंटरनल हेमरेज भी हो सकते हैं। तो उसे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं हमेशा स्किन पे सपोर्ट देकर निडल में इंसर्ट, निडल को वेन में इंसर्ट करो, वो हो गया। फिर और एक मिस्टेक क्या हो सकती है, और एक मिस्टेक जो हो सकती है वो क्या है, निडल अब जो मेरा निडल है वो मैं वेन पे इनपुट कर दिया और इंसर्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि मेरा ब्लड नहीं आया। मैं पहले क्या रखा, जो सिरिंज टिप है वहां पे ब्लड आया, फिर मैं प्लांगा जो था उसको बैक पुश किया ब्लड लेने के लिए। अगर ऐसा भी केस होता है कि आपका क्या होता है कि सिरिंज टिप में ब्लड आ गया, पर जब तुम प्लांगा को बैक पुश कर रहे हो तो सिरिंज में नहीं ब्लड आ गया, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका वेन का चॉइस है वो ठीक ठाक नहीं है, या वेन का जो डायरेक्शन था वो उसका अलग डायरेक्शन में निडल इंक्लूड हो गया, इसलिए ब्लड नहीं आएगा। तो इन केस में आप सिरिंज को वेन जो है उसके निकल के उसको डिस्कार्ड करके कोई नई सिरिंज या निकल यूज करें, क्योंकि वो जो बैक पुश हो गया उसके अंदर जो एयर आ गया, वो क्या होगा, वो निडल के आप फिर से यूज करेगा तो उसके जब पुश करेगा तो उसका अंदर जो एयर होगा वो वेन में चला जाएगा। जो मैंने पहले ही बताया, वो पुश आउट पुश करने के लिए एयर जो है वो वेन में चला जाएगा तो हार्ट अटैक का स्ट्रोक आ सकती है। तो ये जो था एक कुछ ब्लड कलेक्शन करने के समय कुछ मिस्टेक था जो हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बावजूद कोई भी एक है तो वो है कि पेशेंट की कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन क्या है, मेरा वाला जो पेशेंट था वो कुछ देर पहले 10-15 मिनट पहले आया था, इसीलिए पेशेंट स्टेबल था। पर कुछ कुछ केस में क्या होता है, पेशेंट स्टेबल नहीं होता, पेशेंट कोई एक्सरसाइज कर रही है या कोई जिम से आ रही है या कोई खेतों में कार्य कर रही है तो आ गया और आकर बोले मेरे ब्लड ले लो, तो उस समय में आप ब्लड ले लेते हो। तो मेरा पेशेंट का जो केस था क्या था, यूरिया क्रिएटिनिन और सोडियम पोटेशियम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। पर जब सेल काउंट आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा, सेल के रिलेटेड कोई टेस्ट होगा, तब क्या होगा, जो हमारा सेल डब्ल्यूबीसी आरबीसी, बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी है वो एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ जाता है, ठीक है। आपका पेशेंट 5 मिनट से 10 मिनट से साइकिलिंग कर रही है, तो साइकिल करके आपका लैब में आया, आप ब्लड कलेक्ट कर लिया सीबीसी के लिए, तो उसके अंदर जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। एक बार सोचिए, जो ब्लड काउंट कर रही है वो ब्लड नहीं चाहना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर जो ब्लड टेस्ट करे उसके पास डिटेल्स है, जो पेशेंट है वो साइकिलिंग करके है, तो वो समझ सकती है कि डब्ल्यूबीसी इसलिए इंक्रीज कर दिया। अगर उसके पास ये डिटेल्स नहीं रहेगा तो वो क्या समझेगा, डब्ल्यूबीसी कैसे इंक्रीज करेगा, वो समझेगा कोई एब्नॉर्मलिटी है इसलिए डब्ल्यूबीसी इंक्रीज करेगा। इसीलिए पहले क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को आने के बाद रास्ते के पॉइंट में क्या होगा, पेशेंट को रेस्ट करने के बोले, कोनो स्टेबल पोजीशन में रेस्ट करेगा तो पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, फिर हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जो एक्सरसाइज करने के बाद और साइकिलिंग करने के बाद और वॉकिंग करने के बाद जो इंक्रीज हो जाता है पैरामीटर, वो ठीक से स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ब्लड कलेक्ट करूंगी, उसके टेस्ट करूंगी, तो सब नॉर्मल आएगा। अगर फिर भी कोई एबनॉर्मल था तो तब एबनॉर्मल आएगा। तो ये जो बात मैं बोला, कुछ 6-7 पॉइंट, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। तो अब तक जो प्रोसेस में बोल रहा था प्रैक्टिकल, वो पूरा प्रोसेस था कैसे हम एसओपी फॉलो करके ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो इसका जो थ्योरी पार्ट है वो मैं पिछले 2 वीडियो में अपलोड कर दिया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वो देख लेंगे, ठीक है। इसका बावजूद भी अगर कोई मेरे से ऑनलाइन क्लास या डाउट सॉल्विंग क्लास या नोट ले सकते हो और नोट चाहते हो तो
डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का एक लिंक है, वो डाउनलोड करके आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देगा और आप फ्रेंड के साथ शेयर कर दें।